Question number 1. Which of the following does not come under the fundamental duties of the Constitution of India? Option safeguard public property and abjure violence. तो ये तो होता है fundamental duty. This is a fundamental duty. दूसरा, cherish and follow the noble ideals that inspire the national struggle for freedom. ये भी होती है fundamental duty. फिर exercise adult franchise. और चौथा है uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. तो ये भी होता है fundamental duty. Which is not a fundamental duty? This is not a fundamental duty. Exercise adult franchise यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ये कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं होता है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं होता है, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट नहीं है, नॉट अ फंडामेंटल राइट नहीं है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? तो फंडामेंटल राइट जो होते हैं ये मेंशन्ड होते हैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में. कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली हर एक चीज जो कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आती है वो एक फंडामेंटल राइट होता है, वो एक फंडामेंटल राइट होता है. वहीं हर चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती है, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है. सो ये कोई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या फिर एक्सरसाइजिंग एडल्ट फ्रेंचाइज या फिर इसको क्या कहते हैं, वोटिंग राइट, वोट करने का अधिकार, वोटिंग राइट कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ना ही फंडामेंटल ड्यूटी है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. ओके, सो इस क्वेश्चन का ठीक आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का ठीक आंसर ये भी फंडामेंटल राइट है, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है, लेकिन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है. तो इसका आंसर हमें बताना था कौन इनमें से फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है. तो ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है. और जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं ये कौन से आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंडर आती हैं? तो ये आती हैं आर्टिकल 51A के अंडर. आर्टिकल 51A में 11 कॉन्स्टिट्यूशनल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड है. कितनी फंडामेंटल ड्यूटी? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज. ओके, थोड़ा और पढ़ते हैं इनके बारे में. सो फंडामेंटल ड्यूटीज आर लिस्टेड इन आर्टिकल 51A. They were added through 42nd Constitutional Amendment Act 1976 and were borrowed from Soviet Union USSR. So fundamental duties add कब हुई थी? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं हुआ करती थी. ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो कि इंदिरा गांधी लेकर आई थी. कब लेकर आई थी इंदिरा गांधी? ड्यूरिंग इमरजेंसी. तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया. ऑल्सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? बिकॉज इसने इतने सारे चेंजेस किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये खुद में ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जैसा लगता था. प्रीएम्बल को चेंज किया, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी, बहुत सारी और भी जुडिशरी की पावर कम करी, लोकसभा को 5 साल से बढ़ा के 6 साल कर दिया, बहुत सारी चीजें करी थी. ओके, सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. सो अब अलग अलग सारे ऑप्शंस को देखते हैं. सबसे पहला ऑप्शन है सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस. तो ये तो ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है. दिस इज अ फंडामेंटल ड्यूटी. दिस इज अ फंडामेंटल ड्यूटी. मीनिंग सिटीजंस शुड प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, सिटीजन शुड अवॉइड वायलेंस. एग्जाम्पल, नॉट डैमेजिंग बसेस ट्रेन्स ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट. तो प्रोटेस्ट के टाइम जो लोग बसेस और ट्रेन्स में आग लगा देते हैं, दैट इज रॉन्ग, ये नहीं कर सकते आप. और नॉट डिस्ट्रॉइंग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, तो आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप नहीं कर सकते. नेक्स्ट, ऑप्शन बी, चेरिश एंड फॉलो आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल. फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम जो आइडियल्स हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इंट्रोड्यूस कराए थे उनको चेरिश करना. रिस्पेक्टिंग द वैल्यूज ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, फॉलो आइडियल्स दैट इंस्पायर द इंडियाज फ्रीडम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट. एग्जाम्पल, पेट्रियोटिज्म, सैक्रिफाइस और नेशनल ड्यूटी. इन आइडियाज को चेरिश करना है, चेरिश. ऑल्सो
फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं वो इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अगर सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है तो आप उसको जेल में डाल दोगे, नहीं, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ऐसा करोगे, बट दीज आर नॉट इन्फोर्सिएबल बाय द कोर्ट्स। कोर्ट जो है वो आपसे जबरदस्ती नहीं करा सकती। कोई अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट इस पे कोई लॉ ना बनाए, फंडामेंटल ड्यूटीज को जबरदस्ती लोगों से नहीं करवाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं हो रहा है तो आप उसको जेल में डाल दोगे, नहीं, दैट इज नॉट दैट इज दैट इज नॉट अलाउड। वहीं फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इन्फोर्सिएबल हैं, इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट। यानी अगर कोई फंडामेंटल राइट आपसे आपके छीन रहा है तो आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी अपनी करने को नहीं तैयार है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, जबरदस्ती नहीं है कोई, बस ये एक्सपेक्टेड है आपसे। ओके, वहीं ये जो ऑप्शन है एक्सरसाइज अडल्ट फ्रेंचाइज, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। वोटिंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट, नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। अब होता क्या है अडल्ट फ्रेंचाइज, ये भी देख लेते हैं। व्हाट इज एन अडल्ट फ्रेंचाइज? What is adult franchise? Universal adult franchise means every adult citizen has right to vote in India. Citizens aged 18 plus can vote, but the constitution does not list voting as a fundamental duty. Voting कोई fundamental duty नहीं है। It's just that कि सब लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, लेकिन कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। अगर कोई वोट ना भी करना चाहे, देयर इज नो लॉ, कोई लॉ उसको जबरदस्ती वोट नहीं करा सकता। अगर अक्सर जब भी इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस में 60% या 70% वोटिंग टर्नआउट होता है, कभी 100% नहीं होता है ना। तो जो लोग वोट नहीं कर रहे हैं, क्या उनको जेल में डाल दिया जाता है? नहीं, उनको जेल में नहीं डाला जाता, उनका मन नहीं है तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 326 क्या कहता है? आर्टिकल 326 कहता है इट स्टेट्स दैट इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली shall be held on the basis of adult suffrage. This means age, every citizen who is not less than 18 years of age has the right to be registered as a voter. हर एक सिटीजन जिसकी एज 18 साल से ज्यादा हो गई है हैज द राइट टू बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर. Equality, no citizen can be denied the right to vote based on religion, race, caste, sex, literacy or wealth. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका रिलीजन अलग है तो आपको वोट नहीं करने दिया जाएगा। रेस, कास्ट, सेक्स, लिटरेसी या वेल्थ, इस पे, इसके अधिकार पे, इसके बेसिस पे किसी से भी उसका वोट करने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। अमेंडमेंट, द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18 by the 61st Amendment Act of 1988. So 1988 के पहले अगर आपको वोट करना है तो आपको 21 या उससे ज्यादा का होना था, उससे ज्यादा की एज होनी थी। लेकिन 1988 के बाद बाय 61st अमेंडमेंट एक्ट अब अगर आपको वोट करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 18 साल या उससे ज्यादा का होना है। 18 या उससे ज्यादा की एज वाले लोग अब वोट कर सकते हैं। 1988 के पहले 21 या उससे ज्यादा वाले कर सकते थे। डिस्क्वालिफिकेशंस भी होते हैं अगर वोटिंग में, अगर ये फंडामेंटल राइट होता तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता था। फंडामेंटल राइट में डिस्क्वालीफाई करने का कोई स्कोप नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट होता है राइट टू लिव, राइट टू लिव। अनटिल एंड अनलेस कोई मार डाले किसी को, राइट, कोई बहुत ही ग्रूसम जेनोसाइड कर दे, तब तक उसका राइट टू लिव नहीं छीना जा सकता। तो उसी तरीके से यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशंस हैं। ए पर्सन कैन ओनली बी बार्ड फ्रॉम वोटिंग ऑन स्पेसिफिक लीगल ग्राउंड, बहुत ही स्पेसिफिक लीगल ग्राउंड है, राइट। कोई यूजुअली ऐसे आराम से किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है, इवन दो इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। A person can only be barred from voting on specific legal grounds such as non-residence, unsoundness of mind, crime or corrupt practices.
Universal adult franchise is a constitutional right and a legal right, but it is not a fundamental right. ये बात याद रखना. Universal adult franchise is not a fundamental right. Here is a breakdown why. देख लेते हैं ये भी एक बार थोड़ा सा. It is established by Article 326 of the Constitution. Since it is written in the Constitution but falls outside Part 3 of the Constitution, और जितनी भी चीजें Part 3 में होती हैं वही fundamental right होती हैं, it is classified as a constitutional right. Legal statutory, the Supreme Court of India has clarified it in multiple judgments, such as PUCL versus Union of India, that the right to vote is a statutory right created by an act of the Parliament, the Representation of the People Act, not a fundamental right, because it is not part of the fundamental right section Article 12 से Article 35. So Constitution में Article 12 से Article 35 में जितनी भी चीजें आती हैं, ये सारी की सारी चीजें फंडामेंटल राइट कही जाती हैं और इनको किसी भी कीमत पे नहीं छीना जा सकता. सो बिकॉज ये कौन सा, ये आर्टिकल 326 है. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, आर्टिकल 326. तो ये तो 12 और 35 के बाहर है, तो ये ऑब्वियसली ये फंडामेंटल राइट नहीं है. बिकॉज इट इज नॉट पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, द गवर्नमेंट कैन लीगली रिस्ट्रिक्ट इट. For example, a person can be disqualified from voting due to criminal conviction or being of unsound mind, something that would be much harder to do if it were a fundamental right. Simple. So, क्या कोई क्रिमिनल इंडिया में वोट कर सकता है? Can a criminal vote in India? देखते हैं. In simple terms, whether a criminal can vote in India depends on one thing. Are they currently behind bars? Here is a easy breakdown. The general rule in jail is equal to no vote. If a person is physically inside jail, they cannot vote. This applies to convicts, people who have been proven guilty and are serving their sentence. Under trials, people who are still waiting for their trial and haven't been proven guilty yet. Police custody. Even if they are just in a lockup for a day, they lose their right to vote for that time. तो अगर आप बेसिकली जेल के अंदर हो, चाहे आप एक कन्विक्ट हो या नॉन कन्विक्ट हो या पुलिस कस्टडी में हो, अगर आप जेल के अंदर हो, यू कैन नॉट वोट. आप वोट नहीं कर सकते. तो फिर कब वोट कर सकते हो? क्रिमिनल क्या कभी वोट कर सकता है? व्हेन कैन अ क्रिमिनल वोट? ए पर्सन विद ए क्रिमिनल रिकॉर्ड कैन वोट इफ दे आर आउट ऑन बेल, इफ द कोर्ट लेट्स देम आउट while their case is still going on, they can go to the polling booth and vote. They have finished their sentence. Once they are released from jail, their right to vote is restored. They have finished their sentence. जब उन्होंने अपनी सेंटेंस खत्म कर ली है और वो वापस जेल से बाहर आ गए हैं जेल से, their right to vote is restored. तीसरा, कब क्रिमिनल वोट कर सकता है? They are under preventive detention. If the police hold someone just to prevent trouble, not for a specific crime, the law actually allows them to vote. So, इकलौता टाइम जब आप जेल के अंदर भी वोट कर सकते हो वो है जब आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में हो. प्रिवेंटिव डिटेंशन कि अभी आपने कोई क्राइम किया नहीं है लेकिन पुलिस को ऐसा लग रहा है कि आप क्राइम करोगे, तो वो आपकी प्रिवेंटिव डिटेंशन ले सकती है और उस टाइम पे आप वोट कर सकते हो बिकॉज आपने कोई क्राइम नहीं किया है. ओके. कैन दे एवर बी बैंड फ्रॉम वोटिंग? कैन अ पर्सन, क्या कभी कोई पर्सन हमेशा के लिए बैन किया जा सकता है वोटिंग से? सो इसके पीछे भी कुछ कॉन्सेप्ट है. यूजुअली नो, हाउएवर इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड स्पेशली फॉर इलेक्शन रिलेटेड क्राइम लाइक ब्राइबिंग वोटर्स और बूथ कैप्चरिंग, they can be banned from voting for several years or usually 6. So चाहे आपने कोई भी क्राइम किया हो, आपको वोटिंग से बैन नहीं किया जाएगा until and unless आपने इलेक्शन रिलेटेड क्राइम किया हो. अगर कोई इलेक्शन रिलेटेड क्राइम किया है, जैसे ब्राइब कर रहे हो वोटर्स को या बूथ कैप्चरिंग कर रहे हो, तब यू कैन बी बैंड फ्रॉम वोटिंग फॉर यूजुअली फॉर 6 years. 6 साल तक के लिए इलेक्शन कमीशन आपको वोट करने से बैन कर सकता है. ओके, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में हमने पढ़ा. अब ऑप्शन डी क्या था? ऑप्शन डी था अपहोल्ड सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. हाँ, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है. सो फंडामेंटल ड्यूटी होती क्या क्या है? टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं. वो सारी की सारी पढ़ लेते हैं. कंप्लीट लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A. आर्टिकल 51A में आती है फंडामेंटल ड्यूटी, याद रखना. सबसे पहला,
To abide by the constitution and respect its ideals and institution, the national flag and the national anthem. सबसे पहली fundamental duty है. To abide by the constitution and respect its ideals and institution, the national flag and the national anthem. इन सबकी respect करनी है, national anthem की, national flag की. Meaning, respect constitutional values, respect national symbols. For example, रिस्पेक्टिंग द फ्लैग एंड रिस्पेक्टिंग द नेशनल एंथम. ये सारी चीजें आपको फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है और आपको नेशनल एंथम की भी रिस्पेक्ट करनी है. दिस इज अ फंडामेंटल ड्यूटी. दूसरी, to cherish and follow the noble ideals which inspired the national struggle for freedom. To cherish and follow the noble ideals which inspired the national struggle for freedom. Meaning, respect values of freedom fighters. जो freedom fighters की values थी उनको respect करो, and follow ideals such as sacrifice and patriotism. Sacrifice और patriotism को follow करो. बलिदान परमो धर्म. Right? So उसको भी follow करो. तीसरी, to uphold and protect sovereignty, unity and integrity of India. This is again a fundamental duty. Protect national unity, oppose separatism. कोई separatist voice हो या anti national activity हो उसको oppose करना, ये भी एक fundamental duty है. चौथा, to defend the country and render national service when called upon to do so. Meaning, serve the nation when required, includes military national service during emergencies. अगर इमरजेंसी के टाइम आपको मिलिट्री से बुलावा भी आ जाए कि यू हैव टू कम एंड सर्व द कंट्री, सेव द कंट्री, किसी देश का अटैक हो रहा है तो आपको जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो, अगर बुलावा आए तो. ठीक. पांचवी फंडामेंटल ड्यूटी, to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religion, linguistic and regional diversities. Maintain communal harmony and respect diversity. इंडिया की डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करो और कम्युनल हार्मनी मेंटेन करके रखो, कोई भी रिलीजियस बेसिस पे लड़ाई झगड़े ना हो, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है. To promote harmony and the spirit of common brotherhood among the people of India, transcending religion, linguistic and regional diversities. छठी, to value and preserve the rich heritage of our composite culture, meaning protect Indian culture, traditions and heritage. Example, monuments, classical arts, literature. इन सबको protect करना है, preserve करना है, ये भी एक fundamental duty है. To value and preserve Indian heritage of composite culture, of our composite culture. Okay? मतलब वो जो ताजमहल पे जाके लोग ऐसे बना देते हैं, सुभाष है ना, प्रिया, तो ये सब नहीं करना है भाई, ये सब फंडामेंटल ड्यूटी के खिलाफ है. यू आर डिस्ट्रॉइंग द मॉन्यूमेंट्स, दिस इज अगेंस्ट द फंडामेंटल ड्यूटी. बट कौन बताए उन लोगों को. खैर, आगे बढ़ते हैं. To protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures. सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि सारे के सारे लिविंग क्रिएचर्स के लिए आपके अंदर कंपैशन होना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल्सो इंडियन, दे आर ऑल्सो लिविंग ऑन द सेम सॉइल. चाहे वो इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स हो, कोई भी क्रिएचर हो, एनिमल हो, यू मस्ट हैव कंपैशन फॉर देम. टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट. पोल्यूशन इतना ज्यादा हो रखा है, उसको भी इम्प्रूव करना एक फंडामेंटल ड्यूटी है ऑफ ऑल द सिटीजन्स. ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जाके पोल्यूशन कर दो, खराब कर दो चीजों को, फॉरेस्ट को, लेक्स को, रिवर्स को, वाइल्ड लाइफ, हमने सब कुछ ही खराब करके रखा हुआ है, लेकिन उसको भी प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना इज अ फंडामेंटल ड्यूटी. ओके, नेक्स्ट. To develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. साइंटिफिक टेम्पर बिल्ड करना, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, लोगों की बेसिकली इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना, इंटेलेक्ट को बढ़ाना, ऐसी चीजें बनाना जिससे लोगों की अंदर साइंटिफिक टेम्पर ओरिजिनेट हो, वो भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है. राइट? ऐसी चीजें मत बनाओ, ऐसी चीजें मत क्रिएट करो, इंटरनेट पे मत डालो जो कि लोगों को और ज्यादा मंद बुद्धि बनाती है. So, create things which make people more scientific. That is also a fundamental duty. Think rationally, encourage questioning and scientific thinking. Encourage questioning and scientific thinking. That is also fundamental duty. Ninth, to safeguard public property and abjure violence. ऐसे protest वगैरह होता है तो लोग public property जला देते हैं. That is also wrong. That is against fundamental duties. You have to safeguard the public property. Okay. So last two बची हुई हैं. 10th क्या है? To strive
towards excellence in all sphere of individual and collective activity. This is again a fundamental duty, meaning try to improve performance in all fields, aim for national progress. This is a fundamental duty. और ये जो है ये 11th, this was added by 86th Constitutional Amendment Act 2002. 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू इसको ऐड किया गया था. ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी. क्या है ये स्पेसिफिकली पेरेंट और गार्डियन के लिए है, पेरेंट्स और गार्डियंस के लिए, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years, added by the 86 Constitutional Amendment Act 2002, meaning parents should ensure children receive education. पेरेंट्स ये इंश्योर करेंगे कि उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले जब उनके बच्चे 6 और 14 ईयर्स एज में हैं. अब ऐसा नहीं है कि जो पेरेंट्स इंश्योर नहीं कर पा रहे उनको जेल में डाल दिया जाएगा. अगेन फंडामेंटल ड्यूटी, नॉट इन्फोर्सिएबल बाय द कोर्ट्स. मतलब अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स उसको अच्छे स्कूल में नहीं डाल पा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि उन पेरेंट्स को जेल में डाल दिया जाएगा, बट उनसे एक्सपेक्टेड है कि वो अगर उनका बच्चा 6 और 14 ईयर्स के बीच में है सो उसको वो स्कूल में डालेंगे और उसकी बेहतर एजुकेशन लाएंगे. और ये ओरिजिनल ये जो फंडामेंटल ड्यूटी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड करी गई थी 1976. उसमें सिर्फ 10 हुआ करती थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हुआ करती थी. ये जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है ये 2002 में ऐड हुई बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. 2002 में ऐड हुई 11th फंडामेंटल ड्यूटी. सो अब टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है? नाउ टोटल देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज. ओके, सो दिस वाज अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज और उससे रिलेटेड ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में आ चुका है. सीजीएल प्रीलिम्स. ओके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुके हैं. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. समझ गए? आई होप समझ गए होगे.